हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको वेक्टर स्पेस पर related कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसी डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ जिनमें एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेक्चर कहीं भी और नहीं मिलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने बात करी थी, वो बताया गया था कि किस प्रकार से हम किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को इंडिपेंडेंट वेक्टर बता सकते हैं या डिपेंडेंट वेक्टर बता सकते हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको जो नॉलेज हम देने वाले हैं वो नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और आपने फॉलो किया हुआ है डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता को। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझा रहा हूं किस प्रकार से है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है एस। क्या दिया हुआ है? एस। इस सेट की सबसे खास बात यह होगी कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वेक्टर स्पेस बी का। किसका नॉन एम्प्टी सबसेट होगा? बी का। और इस सेट की खास बात क्या है? कैसा है ये? नॉन एम्प्टी, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। अगर ये नॉन एम्प्टी है और दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? नंबर वन, कि एस हमारे पास एल है, एस इज एल आई का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं पता है तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इस टॉपिक पर पूरा मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है। ठीक है। दूसरा, आपका एल ऑफ एस जो होगा वो वी के बराबर होगा, जिसको बोलते हैं हम लीनियर स्पान ऑफ एस। क्या बोलते हैं? लीनियर स्पान ऑफ एस। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए कि लीनियर स्पान का मतलब क्या है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेक्टर हम बी से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? बी से निकालेंगे। अगर वो वेक्टर बी से जो निकाला हुआ है, अगर वो एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हम बोलेंगे कि हमारा एल ऑफ एस इक्वल टू बी है। तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन होती है वेक्टर स्पेस की। अब इसको, लेकिन जब हम कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी में किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो ये कॉपी में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप होता है। यहां पर मैंने आपको केवल एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे हम किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को वेक्टर बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखें तो क्या करेंगे, लेट एस इक्वल टू अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन is a non-empty subset of a vector space V of f. Then S is called basis of V of f if they satisfy the following conditions. Number one, S is linearly independent. शॉर्ट में से हम केवल क्या बोलते हैं? LI। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको कि इफ अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन belongs to S, then there exists A1, A2, AN belongs to F such that A1 alpha 1,
A2 alpha 2 up to an alpha n equal to zero vector where zero vector belongs to V and A1 A2 ये ऑलरेडी दिया है and all scalars are zero, यानी कि जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे स्केलर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन को किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या डेफिनेशन से समझकर हम क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे मैंने आपको एलआई की कंडीशन तो बताई साल, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई एलआई से मतलब क्या है मेरे पास, मैं एलआई का मीनिंग ये निकाल रहा हूं। नंबर 2 ये है L ऑफ S इक्वल टू V। अब L ऑफ S इक्वल टू V का मीनिंग क्या है वो बता देता हूं। तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बिलोंग्स टू V such that अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore each vector of V is a linear span of S। तो अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सबसेट S है वो एक वेक्टर बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस है। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं कैसे हम किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को हम बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन में रख रहा हूं। मान लेते हैं कि लेट एस हमारे पास एक वेक्टर है जो कि मेरे पास है, दिस इज 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 is a non-empty subset of V3 of R। V3 of R इन सब का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि V3 का मतलब था डायमेंशन 3 है। क्योंकि हमारे पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि हमारे पास उसके सबसेट के अंदर जो हर एलिमेंट होगा उसमें 3 एलिमेंट्स का पेयर होगा। 3 एलिमेंट्स का पेयर होगा मतलब ये एक पेयर हमारे पास कितने एलिमेंट, 1 2 3, इस प्रकार से। अब हम ये चाहते हैं जो S जो है क्या ये V3 का बेसिस है कि नहीं है। तो अब हम सबसे पहले हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, नंबर 1 कि S इज Li। हमारा टारगेट क्या है कि S को हम Li बताना चाहते हैं। अगर S Li है तो हमने बोला कि जितने भी हमारे पास ये स्केलर्स आ रहे हैं ये हमारे पास आना चाहिए 0। तो हम क्या करते हैं, से अल्फा 1 हमारे पास है 1 0 0, अल्फा 2 हमारे पास है 0 1 0 और अल्फा 3 हमारे पास है 0 0 1 0 0 1। सपोज A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R। मैंने R क्यों बोला हुआ है, यहां पर मैंने फील्ड बोला था जबकि मैंने यहां पर R बोला हुआ है क्योंकि यहां पर फील्ड जो दे रखी है वो रियल नंबर की दे रखी है। सच दैट कैसे भाई, सच दैट है, दिस इज A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 वेक्टर। डेफिनेटली ये 0 वेक्टर जो होगा वो मेरे पास कहां पे होगा, V3 के अंदर होगा। अब अल्फा 1 की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है, दिस इज 1 0 0 A2 0 1 0 और A3 0 0 1 है ना, इक्वल टू में कितना है, 0 वेक्टर है। देन A1 अब हम यहां पे सॉल्व करें तो A1 0 0 मिलेगा, यहां पर मिलेगा 0 A2 0 मिलेगा, यहां पर 0 0 A3 मिलेगा और इक्वल टू 0 वेक्टर।
इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिलेगा, पहले वाले वाले को ऐड करें तो A1 मिलेगा, फिर A2 मिलेगा और A3 मिलेगा। और चूंकि हमारा ये जीरो वेक्टर जो है V3 को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि इस जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस इज 0 0 0। तो अब हमारे सामने क्या हो गया, दिस इज A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0 और A3 इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब हम A1 अल्फा 1 A2 अल्फा एन इक्वल टू वेक्टर इक्वल 0 लेके चलते हैं, तो हमारे पास अगर ये सारे के सारे स्केलर्स अगर 0 हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर S इज Li, S इज Li। अब हमारा सेकंड पोर्शन है, क्या हम L ऑफ S इक्वल टू V प्रूव कर पा रहे हैं? तो चूंकि हम B3 की बात करें तो B3 की बात करेंगे। तो अब हमें करना क्या होगा कि यहां पर हम कोई एक वेक्टर निकालेंगे V से। उसका हम लॉजिक हमारे पास ये होगा कि वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा कि वो अगर हम इस S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसे बोल देंगे कि वो हमारे पास लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू ABC। क्या ले लेते हैं, ABC। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा इक्वल टू मैंने ABC ले लिया या XYZ ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इस अल्फा को मुझे इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इस अल्फा को अगर इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट XYZ बिलोंग्स टू R such that alpha equal to X alpha 1, Y alpha 2, Z alpha 3। ओके, अब हमारे पास क्या है कि इस अल्फा को अगर हमने लिया हुआ है तो अब हमारे पास X अल्फा 1 कितना आ गया, 0 1 0 0। अल्फा 2 हमारे पास आ गया 0 1 0 और अल्फा 3 हमारे पास आ गया 0 0 1। हम ढूंढना चाहते हैं कि ये एक्स वाई जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस अल्फा को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो पहले आप यहां तक नोट कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें एक्स वाई जेड कैसे निकाल। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा मेरे पास है यहाँ पर दिस इज A B C। इस एक्स वाई जेड को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा दिस इज एक्स 0 0 प्लस 0 y 0 और 0 0 z। ओके, इन दोनों को ऐड करें तीनों को तो x y z मिलेगा। तो हमारे पास हो गया दिस इज A B C। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू में मिल रहा है A, y इक्वल टू में मिल रहा है B, z इक्वल टू में मिल रहा है C। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं तो अगर मैं यहां पर x y z की जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, पुट इन फर्स्ट। तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज अल्फा इक्वल टू A अल्फा 1 B अल्फा 2 C अल्फा 3। तो हमने देखा कि जो अल्फा जो है इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो चूंकि देयरफॉर अल्फा इज अ LC मतलब linear combination of set of vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 then L of S equal to V3। तो हमारे पास L of S equal to क्या आ गया, V3 आ गया। क्योंकि हमने L of S equal to V3 बता दिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट S जो है वो दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, यानी कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट की और हमारे पास लीनियर स्पान की। L of S को क्या बोलते हैं, लीनियर स्पान। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं देयरफॉर S is a basis of B3 of R। तो यहाँ प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ये बताने की आपको कोशिश की है कि किस प्रकार से हम किसी का बेसिस किस प्रकार से डिफाइन करते हैं और क्या उसका लॉजिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अगर हमें किसी क्वेश्चन
किसी क्वेश्चन में अगर हमें बेसिस निकालना है और साथ में उसका डायमेंशन वेक्टर स्पेस निकालना है, तो वो कैसे हम इवेल्युएट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर की आप वेट करिएगा और लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।